लबूबू हॉरर स्टोरी। मिलिन अपने डॉग बायो के साथ चाइना के शंघाई शहर में रहती थी। वैसे तो वो चाइना के एक छोटे से गांव से थी, पर अपने फादर की डेथ होने के बाद वो अपनी माँ और बहन के लिए पैसे कमाने शंघाई शिफ्ट हुई थी। मिलिन की पर्सनालिटी बहुत ही स्वीट सी थी और वो एक टॉय शॉप में काम करती थी। उसे टॉयज बहुत पसंद थे, लेकिन उन टॉयज में से उसे सबसे ज्यादा पसंद थी डॉल्स। क्योंकि वो एक टॉय शॉप में काम करती थी, तो वो डिस्काउंटेड रेट्स पर अपनी मनपसंद डॉल्स ले लेती थी। उसके घर में अलग अलग देशों से आई हुई यूनिक डॉल्स थी। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल का कलेक्शन आया, जहां सारी डॉल्स आते ही बिक गईं। एक डॉल मेलिन ने पहले से ही अपने लिए अलग रख ली थी। उस लबूबू डॉल का कलर गोल्डन था, एक ऐसा शेड जो बाकी लबूबू डॉल से अलग था। वो डॉल बहुत ही सुंदर थी और उस लबूबू जितनी क्यूट स्माइल मेलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेलिन उस लबूबू डॉल को अपने घर ले गई। वो उस दिन बहुत खुश थी और बस उस लबूबू डॉल को निहारती जा रही थी। उस डॉल की प्यारी सी नीली आंखें, गोल्डन कलर का सुंदर सा फर, लंबे लंबे कान और प्यारी सी बड़े बड़े दांतों वाली स्माइल। मेलिन ने उस लबूबू को जोर से गले लगाया, उसकी ढेर सारी फोटोज खींची और अपने डॉग बाओ को उसकी डॉल फैमिली के नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया। पर जहां बाओ सारी डॉल्स को देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाता हुआ पूरे कमरे में इधर उधर भागता था, वहीं वो उस लबूबू डॉल को देखकर बहुत जोरों से भौंकने लगा, गुर्राने लगा। मेलिन को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि बाओ शायद डर रहा होगा, तो उसने डॉल को अपनी शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। मेलिन का डॉग बाओ, जो हमेशा उसके पास सोता था, उस डॉल को घूरता रहा और कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले बाओ लबूबू को देखकर जोर से भौंक रहा था। जैसे ही मेलिन घर से निकलने वाली थी, बाओ ने उसकी जीन्स पकड़ ली और उसे खींचकर उसके शेल्फ के पास ले जाने लगा। मेलिन ने बाओ को डांटा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। मेलिन ने गुस्से में बाओ को बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप के लिए निकल गई। उस दिन उसका अपने टॉय स्टोर में सबसे खराब दिन गुजरा। हमेशा सबसे प्यार से बात करने वाली मेलिन अपने कस्टमर से लड़ पड़ी और उसे पता नहीं उस पर इतना गुस्सा आ गया कि वो उसके ऊपर चिल्ला दी। उसके बॉस ने उसी वक्त मेलिन को बहुत डांटा और उसे काम से निकाल दिया। मेलिन को कुछ समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना गुस्सा कैसे आ गया। वो रोते रोते वापस घर गई। उसने अपने बाथरूम का दरवाजा खोला। This is a true story. One night, 17 kids walked outside and they never came back. Matthew, where are you? A lot of people die in this story in a lot of really weird ways. This is where the story really starts. और तभी बाओ जोर से भौंकने लगा, लेकिन रोती हुई मेलिन का चेहरा देखकर वो शांत हो गया और उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। मेलिन उस रात जल्दी सो गई थी। सोते हुए उसे किसी की हंसी सुनाई दी, एक अजीब सी हंसी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा हुआ उसे घूर रहा है। अंधेरे की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसने बिस्तर से उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस वहां वो लबूबू डॉल पड़ी थी, जिसे मेलिन ने वापस शेल्फ पर रख दिया और फिर से सोने चली गई। उस रात मेलिन को एक सपना आया जिसमें वो अपने कमरे में थी और वहां एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला जानवर जैसा कुछ था, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, भयानक लंबे और दांतों से भी ज्यादा नुकीले नाखून थे।
और उसका पूरा शरीर लाल रंग का था। वो जगह जगह से सड़ रहा था। धीरे धीरे वो मेलिन के पास आ गया और उसका गला घोटने के लिए आगे बढ़ा। मेलिन डर के मारे जोर से चिल्लाई, पर वो जानवर उससे ज्यादा जोर से एक भयानक हंसी हंसने लगा और उसने अपने नुकीले पंजों से मेलिन पर अटैक कर दिया। डर के मारे मेलिन की आंख खुल गई, लेकिन तब उसने देखा कि वो लबूबू डॉल उसके ऊपर बैठी है। मेलिन की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर उसका कुत्ता बाओ भागता हुआ कमरे में आ गया। मेलिन को समझ नहीं आया कि वो लबूबू डॉल जिसे उसने सोते हुए शेल्फ पर रखा था, वो उसके बेड पर कहां से आ गई। उसने ध्यान से उस डॉल को देखा तो वो डॉल अब पहले से ज्यादा हंस रही थी। मेलिन कुछ समझ पाती कि इससे पहले ही मेलिन के डॉग बाओ ने उस डॉल को अपने दांतों से खींचा और उसने उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए। मेलिन पसीने से भीगी हुई थी और उसका सर दर्द से फट रहा था, इसलिए उसने बाओ को कुछ नहीं कहा। मेलिन ने उस लबूबू डॉल को डस्टबिन में डाला और बाओ को अपने पास बुलाकर फिर से सोने चली गई। जब वो सुबह उठी तो उसका सर पिछली रात से भी ज्यादा दर्द कर रहा था। साथ ही साथ उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल दाने आ गए थे। बाओ भी कमरे में नहीं था। उसने बाओ को आवाज लगाई, पर उसको अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। मेलिन हॉल में गई, लेकिन बाओ वहां भी नहीं था। वो पूरा घर ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। आखिर में वो अपने बाथरूम में गई। बाओ बाथरूम में भी नहीं था, लेकिन जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसका पूरा चेहरा उन छोटे छोटे लाल दानों से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे काटा हो। तभी बाथरूम मिरर में उसे दिखा कि उसके कंधे के पीछे कुछ भयानक सा था, जो बिल्कुल उस जानवर के जैसा लग रहा था जो उसके सपने में आया था, और वो जोर जोर से हंस रहा था। पर जैसे ही मेलिन मुड़ी, वहां कोई जानवर नहीं बल्कि बाथरूम के शेल्फ के ऊपर लबूबू डॉल रखी थी। मेलिन को ये अपनी आंखों का धोखा लगा। उस लबूबू डॉल को तो उसके कुत्ते बाओ ने तहस नहस कर दिया था, तो अब वो डॉल वहां कैसे आ सकती थी। बल्कि अब उस डॉल के चेहरे की स्माइल एक प्यारी सी स्माइल से बदलकर एक बहुत भयानक हंसी में बदल चुकी थी। मेलिन अब घबरा गई थी और वो बाओ को आवाज देती हुई घर के बाहर चली गई, लेकिन वो आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। जब वो वापस घर में घुसी तो उसके होश उड़ गए। वो लबूबू डॉल अब किचन के सिंक के पास पहुंच गई थी। उस डॉल के हाथ और दांत लाल पड़े थे। जब मेलिन ने सिंक के नीचे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां उसके डॉग बाओ की बॉडी पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने बुरी तरह नोच खाया है। बाओ मर चुका था और ये देखकर मेलिन की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि ये लबूबू डॉल कोई आम डॉल नहीं है। उसने इंटरनेट पर लबूबू डॉल से जुड़ी इंफॉर्मेशन सर्च करनी शुरू कर दी। इंटरनेट पर उसने न्यूज पढ़ी तो कई लोगों को उनकी लबूबू डॉल्स हॉन्ट कर रही थी। पूरी दुनिया भर में लबूबू डॉल्स के हॉन्टेड होने के ऐसे कई केसेस सामने आ चुके थे। लबूबू डॉल लोगों को बाइट कर रही थी और उनके साथ बुरी बुरी चीजें घट रही थीं, जैसे उनकी जॉब चले जाना, उनका बीमार हो जाना या उनके किसी करीबी की मौत। ये सब न्यूज पढ़कर मेलिन और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी लबूबू डॉल हॉन्टेड है। उसने देरी न करते हुए डॉल में आग लगा दी और उसकी राख को एक जार में डालकर पास की नदी में बहा दिया। उस रात ये सारा किस्सा उसने अपनी छोटी बहन को फोन पर बताया। मेलिन को लगा कि शायद अब उस लबूबू डॉल से उसे छुटकारा मिल गया है, लेकिन अगली सुबह मेलिन के घर से उसकी डेड बॉडी मिली और उसकी बॉडी के पास वही लबूबू डॉल पड़ी थी, जिसे
उसकी टॉय स्टोर में काम करने वाली एक फ्रेंड अपने साथ ले गई। आजकल कुछ लोग इंटरनेट पर यह भी कह रहे हैं कि लबूबू डॉल एक बहुत ही खतरनाक और एक इविल डीमन पज़ुज़ू का दूसरा रूप है। कई कंट्रीज में इन्हीं इंसिडेंट्स के चलते लबूबू को बैन कर दिया गया है, तो कई जगह लबूबू पर प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म भी किए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लबूबू डॉल सच में कर्स्ड है? क्या उसमें सच में एक डीमन है, या ये सब बस एक अफवाह है? 1970 के दशक में जापान तेजी से विकास कर रहा था। इस नए वक्त में लोग आत्मा और भूत प्रेत की बातों को पीछे छोड़ आए थे, लेकिन इन आत्माओं ने लोगों का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बारे में सुनने पर लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। यह है कुचिसाके ओना, एक अर्बन हॉरर लेजेंड की असली कहानी, जिसकी वजह से 1970 के दशक में पूरा जापान खौफ में था। कुचिसाके का खौफ जापान में इतना ज्यादा था कि बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कूल ही नहीं भेजते थे। वो उन्हें खेलने के लिए भी नहीं जाने देते थे और घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन दोस्तों, क्या है ये कुचिसाके ओना की कहानी? कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा जापान की गलियों में भटकती रहती है। वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमती है, जिसकी वजह से सिर्फ उसका आधा चेहरा दिखता है। वो अक्सर रास्ते से गुजरने वाले बच्चों को रोककर उनसे सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूं? सुनने में ये कितना आसान सा सवाल लगता है। वो मासूम से बच्चे उसकी खूबसूरत आंखें देखकर अक्सर हां में ही जवाब दिया करते थे। जैसे ही वो हां कहते थे, कुचिसाके अपने चेहरे पर से वो मास्क हटा देती थी। कुचिसाके का चेहरा बुरी तरह से कटा हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे उसका मुंह किसी शार्प नाइफ से काट कर फाड़ दिया गया हो। अपने इस चेहरे को दिखाने के बाद वो उन बच्चों से फिर पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूं? इस चेहरे को देखने के बाद अक्सर बच्चे डर जाते थे। अब अगर वो हाँ में जवाब देते थे तो कुचिसाके अपनी बड़ी सी कैंची से उन बच्चों का मुंह भी अपने मुंह की तरह बीच में से काट देती थी। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बच्चों की मौत हो जाती थी। लेकिन अगर वो बच्चे ना में जवाब देते थे तो वो औरत बिना कुछ सोचे समझे उन्हें उसी कैंची से मार देती थी। लेकिन कहां से आई ये कुचिसाके? कौन थी ये? कहा जाता है कि कुचिसाके ओना पहले एक बहुत खूबसूरत औरत थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। उसका पति एक समुराय था जो कि उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसका पति युद्ध लड़ने के लिए गया और वो काफी समय तक वापस नहीं आया। कुचिसाके उन दिनों अकेले रहा करती थी। जब उसका पति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का अफेयर एक गैर आदमी के साथ चल रहा है। ये देखकर उसने अपनी तलवार से कुचिसाके का मुंह बीच में से काट दिया और फिर उसने उससे पूछा, क्या अब भी उसे अपनी खूबसूरती पर नाज है? वो औरत दर्द में रोती रही। उसकी ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। इसके बाद से उसकी आत्मा अपना आधा कटा हुआ मुंह छुपाए जापान की गलियों में घूम घूम कर हर आदमी और हर बच्चे से एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? अगर आपने ना में जवाब दिया
तो आप इसका चेहरा बिना देखे मारे जाएंगे, और अगर आपने हाँ में जवाब दिया तो भी आप इसका चेहरा देखकर मारे जाएंगे। कुछ समय के बाद जापान से कोचिसाके चली गई। वो किस मकसद से आई थी और वो क्यों चली गई, वो किसी को नहीं पता। अगर आपसे कभी कोई मास्क पहनी हुई औरत रास्ते में मिले और पूछे कि वो खूबसूरत है कि नहीं, तो आप उससे जरूर पूछिएगा कि वो जापान छोड़कर क्यों चली गई। फिर अगर आपको जवाब मिले और आप जिंदा बचें, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। ये कहानी 1984 कर्नाटक के एक छोटे से शहर की है। शहर में कई दिनों से काफी हलचल मची हुई थी। रोज रात में शहर का कोई ना कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर वेंकट नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा। शाम के कुछ 6 ही बजे होंगे, पर शहर के लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर लौट रहे थे। वेंकट ने देखा कि हर घर के बाहर कन्नड़ा में नालेबा यानी कल आना ऐसा लिखा है। उसने वहां एक पुजारी को रोक के पूछा कि शहर में ये सब क्या हो रहा है। उस पुजारी ने उसे बताया कि शहर में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूम रही है। वो रोज रात में घर घर जाके जोर से दरवाजा खटखटाती है। और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती है। कोई भी आदमी उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर पाता और दरवाजा खोल देता है। कहते हैं वो चुड़ैल उसे अपने वश में करके कहीं दूर ले जाती है और मार देती है। इसीलिए शहर के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू किया, जिसे पढ़ के वो आज नहीं बल्कि कल आए और यही सिलसिला जारी रहे। इतना कहकर वो पुजारी जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते चला गया। वेंकट को कल के अखबार के लिए अच्छी कहानी तो मिल गई, पर कुछ ही दूर जाते ही उसका स्कूटर पंक्चर हो गया। अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने घर के अंदर जा चुके थे। अचानक से वेंकट को लगा कि उसके आसपास कोई है, तो वो स्कूटर लिए तेजी से आगे चलने लगा। किसी ने बहुत ही मधुर आवाज में उसका नाम पुकारा, वेंकट, वेंकट। वेंकट ने जैसे ही स्कूटर के शीशे की ओर देखा, वो स्कूटर वहीं छोड़ के बहुत तेजी से आगे भागा। वो एक छोटे से मकान में जाके छिप गया और दरवाजा अंदर से कस के बंद कर लिया। दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी और उसे अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। वेंकट बुरी तरह डरा हुआ था। कुछ देर बाद जब सारी आवाजें शांत हुई, तो उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला। तो वहां कोई नहीं था, पर फिर सुबह हुई तो वेंकट उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। वो दिन था और आज का दिन है। वेंकट को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। शहर के लोगों ने कहा कि वो उस शहर का नहीं है, शायद इसीलिए बच गया। कुछ महीनों बाद उस चुड़ैल का कोई किस्सा सुनने में नहीं आया। आज भी उस शहर के लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा यानी कल आना ऐसा लिखा है। फिल्म स्त्री इसी सच्ची कहानी पर आधारित है। ये कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है।
ये घटना जॉन के साथ तब हुई जब वो अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज्जा शॉप का फोन बजा। जॉन ने फोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज्जा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किए तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और जॉन को पैसों की जरूरत भी थी। जॉन जल्द से जल्द पिज्जा लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज्जा शॉप से काफी दूर शहर के आउटस्कर्ट्स में था। देर रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी काफी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहां अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद जॉन उस एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। वो घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कुछ हलचल भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता ही ना हो। जॉन उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वो अपने मैनेजर को वो सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहां से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। जॉन अगर बिना मैनेजर को बताए वो चारों पिज्जा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फोन नहीं उठाया तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। जॉन जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर के अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। उसने डोरबेल बजाई और जोर से कहा, पिज्जा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जॉन ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जॉन वापस जाने ही वाला था कि अचानक से वो दरवाजा अपने आप खुल गया। जॉन थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहां कोई भी नहीं था। जॉन ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज अपना पिज्जा ले लीजिए। तभी जॉन ने देखा कि हॉल में पड़े सोफे के नीचे एक काली बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ भागी। जैसे ही वो बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम की लाइट्स और टीवी ऑन हो गया। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की और हंसने की आवाज भी आने लगी। जॉन को लगा कि कोई शायद उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है।
वो गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहां दो छोटी सी लड़कियां बैठी थीं। वो दोनों वहां बेड पर बैठे बैठे जॉन को अजीब तरीके से घूरे जा रही थीं। जॉन उनसे कहने लगा कि वो कब से डोरबेल बजा रहा है और वो लोग हैं कि दरवाजा ही नहीं खोल रहे। जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो दोनों फिर भी वहीं बैठी बिना कुछ बोले बस जॉन को घूरे जा रही थीं। जॉन ने फिर कहा, मैं पिज्जा देने आया हूं। तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफेद पड़ गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। उन दोनों ने उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो जॉन के ठीक पीछे था। जॉन पीछे पलटा तो वो घबरा उठा। उसके हाथ से चारों पिज्जा के डब्बे नीचे गिर पड़े क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। ये सब देखकर जॉन डर के मारे कांपने लगा। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। उस औरत का साया और वो दो लड़कियां उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए उसे जाते देख रहे थे। जॉन अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। एकदम से बाइक के घिसटने की आवाज आने लगी और बाइक बंद पड़ गई। सहमा हुआ जॉन बाहर निकला और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंक्चर था। उसने डर के मारे पुलिस को फोन मिलाया और जल्द से जल्द मदद मांगी। वो आसपास देखने लगा और अचानक ही उसकी नजर बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाइक के पीछे उस औरत का साया और वो दो बच्ची खड़ी थीं। वो तीनों धीरे धीरे जॉन की तरफ ही आ रहे थे। जॉन हड़बड़ा के बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वो बस अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई और उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वो वापस अपनी बाइक तक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उस घर में कोई नहीं मिला। अगली सुबह जॉन को यह पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है।